गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस चालू था और डायरेक्ट एक्सपेंस की मीनिंग क्या है, जो खर्चा मैं परचेस और गुड्स को परचेस करने के दौरान करता हूं, प्लस अगर मैं परचेस नहीं कर रहा हूं तो मैं गुड्स को बनाऊंगा, वो बनाने के दौरान जो भी खर्चा आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दैट ऑल एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट? गॉट इट? अब उसमें हमने 2-3 आइटम्स डायरेक्ट एक्सपेंस के देखे थे, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मिलेंगे ट्रायल के डेबिट में, ट्रायल के, लेकिन आपको उसको डालने हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में कौन कौन से आइटम जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी एक लिस्ट है आपके पास बनी हुई, वो अपन आज देखने जा रहे हैं। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया, व्हाई इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर हमने परचेस देखा, वेजेस देखा, राइट? अब हम बात करते हैं कैरेज का। सुनिए, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो या रॉ मटेरियल परचेस करते हो, देखो अगर आप गुड्स बनाओगे तो रॉ बुलाओगे, अगर आप गुड्स की सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप फिनिश गुड बुलाओगे। फिनिश गुड किसको बोलते हैं? जिसकी डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है, सब क्या होती है, यानी माल बुला के बेचना, उसको बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स। और जो माल बना के आप बेच रहे हो, वो जो कच्चा माल आया उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे? तो जो रॉ मटेरियल आप सप्लायर से बुला रहे हो या फिनिश गुड आप अपने सप्लायर से बुला रहे हो, अब वो बुलाने के पीछे गाड़ी का भाड़ा कौन बुलाए करेगा, अपने को करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का रूल है, जो परचेस करेगा उसके पीछे करने वाला खर्चा भी वही करता है, राइट? तो जो गाड़ी का जो भाड़ा अपने को लगा परचेस, गुड्स को परचेस करने के दौरान, उसको बोलते हैं कैरेज। क्या बोलेंगे? सिर्फ कैरेज, या तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अब इनवर्ड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गुड्स को इन करते वक्त हमने उसको भरा ना, तो इसलिए नाम पड़ा कैरेज इनवर्ड। याद रहेगा बच्चे लोग? अच्छा, एक और बात सुनो, द कैरेज इनवर्ड, द अदर नेम ऑफ कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज कैरेज ऑन परचेस। जब आप गाड़ी का भाड़ा माल परचेस करने के दौरान भरते हो, यानी सप्लायर की दुकान से निकला, आपकी दुकान तक आते आते जो भी भाड़ा भरना है वो आपको भरना है, गाड़ी का, ट्रक का, जो भी है, तो उसको अपन बोलते हैं कैरेज। अच्छा, अब कैरेज को अदर नाम है फ्राइट एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस बोलते हैं उसको एक्चुअली। अब कोई एक्सपेंस में फ्राइट बोलता है, कोई फ्रेट एक्सपेंस बोलता है, चलता है, और दोनों का मतलब एक ही होता है, आपके गुड्स को जो मूवमेंट करा रहे हो उसका भाड़ा, वो भी परचेस करने के दौरान, वो भी परचेस करने के। तो आप, कोई दुकानदार फ्रेट लिखता है, कोई दुकानदार कैरेज लिखता है, मैंने आपको प्रोफार्म में दोनों लिख के दिया है। अब आपकी इच्छा, आपको कौन सा यूज टू करना है। जैसे एग्जांपल, सपोज मैं मेरे बुक स्टॉल की दुकान है, अब नागपुर, आदित्य नागपुर में रहता है और वो होलसेलर है, मैं रिटेलर हूँ, तो मैं किससे माल लूंगा? होलसेलर से। तो मैंने नागपुर से बुक्स मंगवाए, तो नागपुर से लेके अकोला तक के आते आते जो गाड़ी का भाड़ा लगा, उसको अपन बोलेंगे कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेस या कैरेज ओनली, सिर्फ कैरेज चलेगा, ठीक है? या तो फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट, या फ्राइट ऑन परचेस। समझा आपको? क्लियर? लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ रिलेशन होने की वजह से कस्टमर, दुकानदार अपने कस्टमर को जब माल बेचता है तो तब भी वो भाड़ा बढ़ता है, लेकिन वो भाड़ा अननेसेसरी में आएगा, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि सेल के ऊपर कोई भी खर्चा तुम बेवजह कर रहे हो, क्योंकि मार्केट का रूल क्या है, जो परचेस करेगा उसके पीछे खर्चा भी वही करेगा। तो अगर आपका कस्टमर, आप माल बेच रहे हो और आपका कस्टमर परचेस कर रहा है, तो उसके पीछे लगने वाला भाड़ा भी कौन भरेगा? कस्टमर भरेगा। लेकिन कभी कभार रिलेशन मेंटेन होने की वजह से हम लोग नहीं बोल पाते और बोलते इससे मत लेना, ये ले, मैं देता गाड़ी का भाड़ा, जा पहुंचा गाड़ी, मतलब माल पहुंचा। तो फिर तब जो आपने पेड किया एक्सपेंस, वो आपका हुआ एक्सपेंस ही, लेकिन उसको अपन बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स, और इट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, आप अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट होगी आपके पास, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? पीएनएल के डेबिट में। तो देखो, पीएनएल के डेबिट साइड में जाओगे तो आपको कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन परचेस आपको दिखेगा, सॉरी कैरेज ऑन सेल्स आपको दिखेगा। दिख रहा क्या? ये रहा, इसको ऑब्लिक करके कैरेज ऑन सेल लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज क्या हुआ, मैंने आदित्य से जब नागपुर से माल बुलाया
तो मुझे ट्रक वाले ने बोला कि 5,000 रुपये लूंगा, मैं चल दिए, ले माल पहुंचा इधर अकोला। तो मेरी दुकान तक जब माल आया तो वो जो भाड़ा भरा उसको बोलेंगे कैरेज, क्या बोलेंगे सिर्फ, इट इज इम्प्लाइड कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर, यानी वो परचेस पे ही लगता है। कैरेज नाम बोल तो इम्प्लाइड है कि वो परचेस पे लगता है, क्योंकि सेल पे हम नहीं करते। सेल पे कौन करता है, जो हमसे खरीदेगा। अरे मार्केट का रूल क्या है, जो परचेस करेगा, तो अब जो मेरा कस्टमर मुझसे परचेस कर रहा तो उसके पीछे मैं क्या खर्च करूँ, वही करेगा ना। जिस तरीके से मैंने अपने सप्लायर से माल लिया तो मैंने भरा, उसी प्रकार जब मेरा कस्टमर माल लेगा मुझसे तो वो भरेगा ना, मैं क्या भरूं। लेकिन कभी कभार भरना पड़ता, जब हम पौच का सौदा देते हैं, यहाँ तो रिलेशन रहते हैं। अब ये फैक्ट्री लाइन में अगर आऊंगा तो आप देखो पौच का सौदा बहुत होता है, यानी जब तक दुकान तक आया पूरे खर्चे देखो भरने हैं। ऐसे अगर कस्टमर हमको बोलता है तो उसको बोलते हैं पौच का सौदा, तो तब आप उसको उसके पीछे खर्चा ऐड करके उसको बिल बना देते हो, ये लो। यानी इन शॉर्ट भरता वही है, लेकिन दिखाते क्या हो, तुम भर रहे हो, क्योंकि वो प्राइसिंग तुम बढ़ा के उतनी दे देते हो। समझा आपको क्लियर। लेकिन वो तुम्हारा एक्सपेंस हुआ, लेकिन वो एक्सपेंस कौन सा, इनडायरेक्ट। कौन सा हुआ, जहां पर अभी क्या हुआ, सपोज अर्थ मेरे रिलेशन में आता, सपोज अब अर्थ में रिलेशन में आता, एक दिन आया मैं दुकान पे, बोला सर मैं एक लाइब्रेरी ओपन कर रहा हूं तो मुझे बुक्स चाहिए। ठीक है, लिस्ट दिया, 10,000 का बिल निकला, बोला सर ये 10,000 रुपये ले लो, वो एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ माल भेज देना, यानी बुक्स भेज देना। अब उसके लिए बुक्स है, लेकिन मेरे बुक्स क्या है, गुड्स, क्या है वो, गॉट इट। अब हुआ क्या, रिक्शा वाले को कराई, रिक्शा वाले को बोला ये इधर ये एड्रेस से पहुंचाना है, जा पहुंचा दे। बोलता 100 रुपये लूंगा, ठीक है जा पहुंचा। अब जैसे ही रिक्शा जा रहा था, वैसे तो मैं सबको चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, 100 रुपये दे देना, याद करो। आप भी अपने कस्टमर को लिख के दे देना, भाड़े के 100 रुपये, गाड़ी भाड़ा 100 रुपये दे देना, लिखते हो ना अपन, नहीं लिखते क्या। लेकिन मैंने बोला रुक इधर आ, बोलो भाऊ, मतलब ये ले 100 रुपये, मतलब आप क्यों भर रहे हो, मतलब उससे मत लेना 100 रुपये, ये मैं भर रहा। अब बताओ, मैंने जब वो कैरेज पेड किया तो वो परचेस के दौरान किया कि सेल के दौरान, हाँ। अब वो नहीं भरता था अगर मैं, तो भी चल जाता था, क्योंकि मार्केट का रूल है, जो परचेस करेगा उसके पीछे खर्चा भी। तो अगर अर्थ को वो 100 रुपये भाड़ा की टिकट चिट्ठी लिखा के मैं दे देता था, टिका देता भाई ये दे देना 100 रुपये, तो चलता था ना। लेकिन अपन अगर भरना ही है, शौक गवाजी है, तो भरो, बोलता लॉ बोलता भरो। लेकिन वो सब क्या है, अननेसेसरी खर्चा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है फ्राइट आउटवर्ड, वही होता है कैश ऑन सेल्स। इधर बैठ, और अगर आवाज की डबल एक वर्ड भी दोनों ने, तो फिर वापस खड़ा करूंगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होता है सुन लो, सभी यहां तक के हेड्स क्लियर है, ओके। अब रॉयल्टी का मतलब सुनो, रॉयल्टी इज ए मैन्युफैक्चर एक्सपेंस। क्या होता है, जब भी तुम मैन्युफैक्चरर हो और जो चीज गुड्स तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर उसका मूल रूप से अधिकार किसी और का है, कुछ आविष्कारी प्रोडक्ट को तुम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, तो जिसने आविष्कार किया उस प्रोडक्ट का, उसको हमको पर गुड्स के ऊपर कुछ अमाउंट देनी पड़ती, और वो जब तक अमाउंट दोगे नहीं तब तक वो गुड्स तुम मैन्युफैक्चर कर नहीं पाओगे, और मैन्युफैक्चर करोगे नहीं तो बेचोगे क्या। तो वो खर्चा जो अपन पर बुक के ऊपर, चीज के ऊपर दे रहे हैं, उसको बोलते रॉयल्टी। रॉयल्टी का जिक्र मैंने पहले भी कराया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। अब एग्जांपल मैंने दिया था आपको बुक का, याद करो, अगर बुक्स के ऊपर रॉयल्टी पेड होती है, पेटेंट्स करने पड़ते, राइट है, तुमको याद है, कुछ ट्रायल बैलेंस से सिखाया था, तब इसको डिटेल में लिया था, बट स्टिल एक बार छोटा सा रिमाइंडर कराता हूं आपको। लेकिन आज के बाद पूछना नहीं मुझसे। देखो क्या हुआ, सपोज क्या हुआ, मैं एक बुक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरा पब्लिशिंग हाउस है, सोचना मेरे हिसाब से, हाँ बताओ, मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापारी हूं, ठीक है। अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं बुक्स का। अब हुआ क्या, हुआ इस तरीके से कि गोपाल ने एक बुक लिखी, और वो बुक को गवर्नमेंट के रजिस्टर किया, 14 इयर्स तक के पेटेंट राइट्स मिलते हैं उसको, ओनरशिप राइट्स। जब भी कोई चीज का आविष्कार होता है ना, आविष्कार, ऐसे आप कोई भी चीज को ऐसे आप किसी की भी कॉपी नहीं, अगर उसका पेटेंट किया हुआ है, तो अगर आपने उसका वो बिना उसके परमिशन से आपने वो बनाया, तो क्या होगा, केस नहीं, आपकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी बेटा। केस तो बहुत छोटी बात हो गई, सील बात का विषय बाद में, समझा।
तो हुआ क्या, अब इस तरीके से अब गोपाल ने अपने गवर्नमेंट के पास पहले बुक को रजिस्टर किया, गवर्नमेंट उसको अप्रूव किया कि हाँ मूल रूप से इस बुक का कंटेंट तेरी ओनरशिप। अब मैं तो बैठा ही बुक छापने के लिए, लेकिन मेरे पास दिमाग थोड़ी ना है बुक बनाने की। अरे भाई अगर मैं बुक अगर बनाने आता था मेरे को तो मैं छापता ही क्यों? छापने वाला अलग होता, बनाने वाला बराबर की नहीं, मानते हो कि नहीं? वो दिमाग गोपाल के पास है। तो हुआ इस तरीके से, गोपाल आया मेरे पास, बोला सर मैंने एक बुक लिखी ना। मैंने अरे बाप रे ले ला, मैं तो भूखा ही हूँ बुक्स का, क्योंकि तुम बनाओगे, तुम जैसे लोग राइटर, तो मेरा दुकान चलेगा, सही कि नहीं? तो मैंने बुक्स पढ़ने के लिए लिया, उसने बिंदास दे दिया पढ़ने के लिए, उसको पता है कॉपीराइट्स मेरे पेटेंट्स किए हुए। तो हुआ इस तरीके से, सुनो हाँ, इसका कनेक्शन में दो चीज एक साथ पा रहा हूँ जिसका कनेक्शन इसके साथ है। मैं सिर्फ डायरेक्ट में खड़ा हूँ क्या? नहीं, जो हेड्स में डायरेक्ट कवर कर पा रहा हूँ पीछे का, वो भी मैं कवर करते जा रहा हूँ, समझो हाँ अभी। तो हुआ क्या, अब गोपाल की बुक्स मिली मेरे को, मैंने पढ़ी, 2 दिन अच्छी लगी बहुत। गोपाल वाकई में मस्त लिखा, दिल खुश कर दिया, ये तो बुक तेरी बहुत चलेंगी। बोला क्या है सर? फिर हो गया। तो मैंने उसको बोला कि गोपाल देता क्या छापने के लिए? अरे बुक ठीक है, मैंने बोला गोपाल देता क्या बुक छापने के लिए? मैं तो काम ही बुक छापना है ना भाई। तो फिर हुआ इस तरीके से, बोला हाँ सर बैठा ही, आप बाकी दिखाने क्यों आया आपको? सही है कि? तो फिर हुआ इस तरीके से, और नालायक को इधर देखो, हाँ। तो फिर हुआ ये, तो फिर मैंने उसको बोला भाई कब प्रिंट, बोल दे परमिशन तो मैं प्रिंट करके कमाऊं, बस हलवा है क्या? मेहनत मेरी बनाया मैंने, और छापेंगे आप और कमाएंगे आप। वाह बेटा, ये तो घोर कलयुग हो गया। मैं अरे तेरे को भी दूंगा ना भाई, बोल बस यार कितने की बेचोगे एक बुक? ना देख, एक बुक 25 रुपए की बन रही घर में, 100 की बेचेंगे, तो 5 तो कमाई। हाँ वैसे मेरे को क्या, बोल क्या चाहिए? ठीक है सर, काम करो पर बुक 10 रुपए मेरे अकाउंट पहुंचाओ। अगर मैं 1000 बुक की परमिशन दूंगा आपको, तो 1000 एक बुक बनी, अगर क्योंकि सीरियल नंबर होता है, जो पेटेंट्स की बुक्स होते हैं ना उनका सीरियल नंबर होता है हमेशा, याद रखना, लाल कलर में आप देखो उनका नंबर होता है। तो अगर जिसका ओनरशिप राइट है इसके पास है, उसने अगर 1000 बुक की परमिशन दिया, तो अगर मैंने 1000 एक बुक भी छापी गलती से, तो क्या होगा मालूम है? मेरी फैक्ट्री को सील लग जाएगी, पब्लिशिंग हाउस को। तो फिर उसने 1000 बुक की परमिशन दिया मेरे को, मैंने 1000 बुक छापी, 1000 बुक के हिसाब से 10 रुपए पर बुक, यानी ऐसे 1000 बुक कितने होते हैं? 10,000 रुपए जो मैंने गोपाल को दिए। 25 रुपए बनाने की कॉस्टिंग है, 10 रुपए सिलक से मैं उसको सिर्फ क्या दे रहा हूं कि तू मेरे को परमिशन दे कि मैं वो बुक बनाऊं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो 10 रुपए पर बुक जो मैंने गोपाल को दिया, वो मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस की इनकम बताओ। और वो एक्सपेंस गुड्स को बनाने के दौरान लग रहा, क्योंकि अगर मैं वो 10 रुपए उसको नहीं दूंगा तो मेरा गुड्स बनेगा नहीं, बुक्स मेरा गुड्स है, क्योंकि मेरा धंधा वही है, बराबर है कि नहीं? तो जो बनाने के ऊपर जो मैंने पेड किया 10 रुपए पर बुक, वो मैं अपनी बुक में नाम क्या दूंगा? रॉयल्टी एक्सपेंस। क्या दूंगा मैं? ऐसे आप कोई भी चीज का जब आविष्कार करते हो जिंदगी भर आपको मिलेगा। और एक बात सुनो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पेटेंट्स से। सुनो, तो जो पेड कर रहा उसके लिए एक्सपेंस, लेकिन जिसको मिल रहा आजीवन। अब जब बुक छपेगी गोपाल के अकाउंट में बैठे बैठे उसको कितने रुपए मिलेंगे पर बुक? अगर 1,00,000 बुक छपी तो 10 लाख का चेक मुझे उसको पहले देना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो ऐसे जिंदगी भर उसको, अब वो बुक के ऊपर हमेशा जो पेड करेगा, तो पेड करने वाला अपनी बुक में नाम लिखेगा रॉयल्टी, क्या लिखेगा? लेकिन जिसको मिल रही उसके लिए वो एसेट है। क्या है उसके लिए वो? तो वो अपनी बुक में पेटेंट्स लिखेगा। क्या लिखेगा? और पेटेंट्स तुम्हारी एसेट है, क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ऊपर है। 14 ईयर तक के, 14 के 16 साल तक के आपको ओनरशिप मिलती है। और ये पेटेंट्स के चक्कर में
हमारे बिल गेट भाई साहब जो है सबसे देश के नहीं वर्ल्ड के अमीरों में से एक में गिने जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट ने बनाया, और पर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आज भी उनको बैठे बैठे पेटेंट्स मिलते हैं, और जो कंपनियां उनके माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही है वो उनका प्रोडक्ट है, तो वो अपनी बुक में जो पेड कर रही है वो अपनी बुक में रॉयल्टी लिखेगी, और जिसको मिल रहा है वो अपनी बुक में पेटेंट्स लिखेगा। पता नहीं, वो देखना पड़ेगा तुमको। आज डेल वाला बोलो, एचपी वाला बोलो, कोई भी बोलो, आज इंटेल वाला बोलो, आज अगर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर तुमको डालना है तो पर यूजर आज भी बिल गेट के पास घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है। इसलिए बोलता हूं इनोवेशन पे ध्यान दो नालायको, एक ही बार मेहनत करनी है, एक बार मेहनत कर लिया कि आजीवन तुमको पैसिव इनकम आती जाएंगी। बट आजकल के बच्चे थोड़े नालायक है, बड़ों की बात सुनते नहीं है, उनको तो यहाँ पे सिर्फ बातें करनी है, बराबर है कि नहीं, और नजरें घुमानी इधर उधर जो बगीचे में आए, बराबर अमन। चलो ओके, इधर देखो, इधर इधर, हाँ समझा। अब सुनो, अब पेटेंट्स का रॉयल्टी का नेशन कॉपीराइट से होता है। अब मैं रॉयल्टी विद कॉपीराइट्स सिखा रहा हूं, ये रहा कॉपीराइट्स को, कॉपीराइट्स बोलो या ट्रेडमार्क बोलो, ये तीनों को सुनो, ये तीन अलग अलग नाम है, लेकिन जो भर रहा है क्या, वो अपनी बुक में पेटेंट रॉयल्टी, लेकिन जिसको मिल रही है वो अलग अलग नाम देगा, अलग अलग पर्पस के लिए। अब व्हाट इज ट्रेडमार्क, सुनो, अब रॉयल्टी का कनेक्शन ट्रेडमार्क से भी है। सुनो ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क मीन्स any kind of logo, any kind of slogan, any kind of name, any kind of trademark you are registered under the trademark act, then that is your property and that is known as trademark. एग्जाम्पल दूं, देना एग्जाम्पल। आप देखो, जैसे ही आप अगर मैं जैसे ही एग्जाम्पल देता हूं, गुम हो गया, शांत बैठो रे एक, हाँ एक रुको रे, हाँ मैं वही कर रहा हूं। हाँ अब ये दिख रहा है तुमको लोगो, ये लोगो अगर तुमको कहीं दिखेगा दूर से ही, तुम क्या फोकस करोगे, बोलो पक्का। तो इट इज अवर लोगो, इट इज माय ट्रेडमार्क, और ये ट्रेडमार्क भी बिकता है। कैसे बिकता है समझा के दूं, समझा के दिया था तुमको मैंने, याद करूंगा तो मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रथम का, याद है प्रथम, हाँ तो एग्जाम्पल सुन लो बच्चा लोग, जान दो। देखो इधर देखो, आप कभी भी किसी के नाम से अपना फर्म चलाना चाहते हो, तो जो आप जो नाम का यूज करके, आप नाम का यूज करके आप जिससे लोगो लेकर आप अपना बिजनेस चाहोगे, तो जो पेड करेगा उसके लिए रॉयल्टी, और जिसको मिलेगा उसके लिए पेटेंट्स या कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क बोलते हैं उसको। अब सर ये बात समझ में नहीं आया, तो अभी मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉपीराइट्स का, ट्रेडमार्क छोड़ो बाद में। हाँ अब सुनो, हाँ बता रहा ना एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, हाँ बोल, हाँ यू कैन गो। देखो सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे समझ देगा इधर, इधर देख, जाने का पता कैलाश टेकरी में भी नहीं है और बैंकॉक जाएगा। चलो देखो इधर, नालायक को, बैंकॉक मत जाना, नाम खराब हो जाएगा तुम्हारा। हाँ देखो इधर देखो, हाँ सुनो, अब क्या हुआ, ये वननेस का लोगो हमारा है, मेरा अकोला में वननेस कॉमर्स क्लास से कोचिंग क्लास है, बराबर है कि नहीं, बाहर के बच्चे भी आते पढ़ने के लिए थोड़े बहुत।
अब बाहर के बच्चे जब आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक दिन क्या हुआ, मेरा बच्चा पढ़ के, हाँ स्टूडेंट ओके, हाँ, तो मेरा स्टूडेंट पढ़ के एक दिन अपने शहर में वो कोचिंग क्लास खोलना चाह रहा था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रथम का। अब प्रथम मूर्तिजापुर में रहता है, तो एक दिन आया, बोला सर मैं ग्रेजुएट हो गया आपके यहाँ से। हाँ अच्छी बात है, अब कुछ खोल अपना। बोला सर हाँ मैं कोचिंग क्लास खोल रहा हूँ मूर्तिजापुर में, कि जो बच्चे भाई अकोला में जो एजुकेशन मिल रहा है वो वहाँ भी मिले। बोला अच्छी बात है खोल, बस लेकिन एक हेल्प चाहिए आपसे। बोला बोल क्या हेल्प चाहिए। तो उसने बोला मेरे को कि सर मुझे आपके वर्नेस का नाम यूज कर दो। बोला वो नहीं कर सकता, सॉरी भाई, अगर सिंपल है, गुडविल मेरी, मेहनत मेरी, और नाम तो रेडीमेड ले जाएगा, अपना नाम बनाना। बस सर देखो, आप वननेस का आप वननेस की नोट्स हमको दो, आप वननेस का लोगो हमको वापरने दो, और ऐसे बताओ कि ये मेरी ब्रांच है, और सर मैं आपको बदले में हर महीने कुछ अमाउंट दूंगा अपने प्रॉफिट में से। तो जो अमाउंट वो पेड करेगा, तो प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉयल्टी लिखना है, रॉयल्टी। लेकिन मैं जो अपनी बुक में मेरे को मिलेगा, मेरे लिए एसिड है, क्या है मेरी वो, तो मैं अपनी बुक में उसको कॉपीराइट्स नाम से लिखूंगा या ट्रेडमार्क। ऐसे ही बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी चलती है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना, तो फ्रेंचाइजी सिस्टम में आप देखो, डोमिनोज वाला बोलो या केएफसी वाला बोलो या पिज्जा हट वाला बोलो, ये लोग जो अपनी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वो जो बदले में पैसे लेते हैं उससे, वो अपने ट्रेडमार्क के लेते हैं, और जो भर रहा है हर गुड्स के ऊपर, तो वो अपनी बुक में रॉयल्टी लिखना। जैसे आज डोमिनोज है, डोमिनोज यहाँ पे अकोला में किसी शर्मा नाम के व्यक्ति ने लिया हुआ है। हाँ यहाँ क्या बात कर रहा हूं मैं, तो शर्मा ने जो फ्रेंचाइजी लिया डोमिनोज की, तो डोमिनोज उसको अपने शर्तों पे चला रहा है। अब यहाँ पे शर्मा का प्राइस चलेगा क्या, नहीं, शर्मा ने सिर्फ फ्रेंचाइजी लिया, और वो पर पिज्जा के ऊपर वो डोमिनोज को रॉयल्टी पे कर रहा है। क्या कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक्सपेंस है शर्मा के लिए, लेकिन जो वो डोमिनोज कंपनी है वो अपनी बुक में उसको ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स लिखेगी। ट्रेडमार्क क्या लिखेगी, ट्रेडमार्क, कि वो ट्रेडमार्क यूज करने दे रही है, और इसकी वजह से वो कमा रहे हैं, और कमाई कुछ हिस्सा हमको पे करना है। समझा, क्लियर। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान आपको जिसकी मूल रूप से अधिकार है, उसको आपको कुछ पे करना पड़ता है हर गुड्स के ऊपर, वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दैट्स व्हाई रॉयल्टी इज योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब सुनो क्या हुआ, कभी कभार क्या होता है, इनोवेटर माजा हुआ होता है, हाँ है ना, इनोवेटर की चलती कभी कभार। इनोवेटर कौन, जिसने आविष्कार किया और जो अपने को वापस नहीं दे रहा। तो होता ये है, चक्कर ये होता है कि जो इनोवेटर होता है, इनोवेटर कौन होता है बेटा, वो बोलता है मेरे को गुड्स को बनाने के दौरान रॉयल्टी लगती, लेकिन प्लस जितना बेचेंगा उस पे भी मुझे रॉयल्टी दे। यानी दो शर्तें। क्या बोल रहा है, जैसे गोपाल ने बुक बनाने को दिया, बोलते 10 रुपए सर पर बुक मेरे को आप अपने गुड्स को बनाने की दो, लेकिन जो कस्टमर आपसे लेगा उसको भी बोलो मेरे को रॉयल्टी दे। अब मेरा मैटर थोड़ी ना है, वो कस्टमर को है, लेकिन मेरे को मालूम है अगर इसने ब्लॉक कर दिया मेरे को, तो मेरा माल बिकेगा नहीं। अब कस्टमर को बोल रहा हूँ भाऊ 100 रुपए का बुक है, लेकिन 10 रुपए रॉयल्टी के देने पड़ेंगे, तो कस्टमर बोलता तुम देखो मैं नहीं करूंगा ये। तो जबरदस्ती का जो मेरा बुक बिका, क्या हुआ, उस पे भी मैं रॉयल्टी अगर पे कर रहा हूं सामने वाले को, तो फिर वो हो गया रॉयल्टी ऑन सेल, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है वो, क्योंकि सेल पे कोई भी खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। देखो एक ही एटम के साथ 3-4 जो कनेक्टेड एटम है, मैं सब लिख कर दे रहा हूं। अब आप देखो, अगर पीएनएल अकाउंट का प्रोफार्मा खोलोगे आप, तो उसमें रॉयल्टी ऑन सेल लिखा हुआ है, और अगर नहीं होगा तो लिख लो। तो कभी कभार क्या होता है, जिसने आविष्कार किया लक्ष्य रॉयल्टी, वो कभी कभी सेल पे भी लेता है। ये देखो, ये रहा रॉयल्टी ऑन सेल्स, दिख रहा है तुमको बच्चा लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा ये आइटम मैं कल पहले पूछूंगा आपसे, फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छा एक और बात सुनो, अभी सुनो मेरी बात, ध्यान दो, यहां तक क्लियर पिक्चर समझा। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्री का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। सुनो क्या होता है। अब फैक्ट्री के ऊपर कोई भी खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस बनाना, समझना। क्यों पूछो, क्यों,
क्योंकि फैक्ट्री में एक ही चीज होती है, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो फैक्ट्री के अंदर आप कोई भी खर्चा करोगे इनडायरेक्टली आप गुड्स को बनाने के दौरान कर रहे हो, इसलिए फैक्ट्री नाम आ गया। क्या आ गया? कोई एक्सपेंस है, चुपचाप से डायरेक्ट एक्सपेंस कर देना। क्लियर? कोई भी फैक्ट्री के ऊपर अगर सिर्फ रेंट एंड रेट्स रहा तो वो दुकान का होता है, और दुकान का इनडायरेक्ट है, क्योंकि दुकान में हम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, समझा? लेकिन फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? एक ही चीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग पर है। फिर नेक्स्ट है मोटिव पावर। अब मोटिव पावर देखो, सुनो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं गारंटीड। आप अभी आपका फाइनल अकाउंट सबसे लेट चल रहा, मानते हो? आपके दोस्त लोगों का फाइनल अकाउंट हो गया, उससे इसका मीनिंग पूछ लेना। सुनो, अब मोटिव पावर कोई ट्राई करेगा? हाँ बताऊं, ध्यान दो, देखो इधर, आज के बाद मेरे को तुमसे पूछूंगा, तुम बताओगे। सुनो, जो एनर्जी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था, जो एनर्जी हमको मशीनरीज को देने में लगता है, देने में, कौन सी मशीनरी को? जिस मशीनरी से मेरा गुड्स बन रहा है, यानी फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो फिर फ्यूल दो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी दो, कोई भी उसको लगने, जो भी आप एनर्जी देते वक्त, एनर्जी देने के लिए मशीनरीज को जो खर्चा आता है, उस खर्चे को मोटिव पावर बोलते हैं। आप एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाऊं क्या? देखो, आप फैक्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको 2 मीटर रहते, 2 मीटर, 1 मीटर 3 फेस रहता है, जिसपे सिर्फ तुम्हारी मशीनरीज चलती है। क्या चलती है तुम्हारी? जिसका जो तुम्हारा प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन, उसका मीटर अलग आता है और पूरी फैक्ट्री का मीटर अलग आता है। तो जो मशीनरी के ऊपर जो बिल आया हर महीने, उसको अपन बोलते हैं मोटिव पावर। लेकिन जो बाकी अलग बिजली चल रही है फैक्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं फैक्ट्री लाइटिंग या फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। फर्क है क्या? फर्क समझा आपको क्लियर? तो जो भी आप गुड्स बना रहे हो, उस बनाने के दौरान उस गुड्स को, मैंने आपको कहा था ट्रायल बैलेंस में जितनी मेहनत में लूंगा उतनी फाइनल अकाउंट में लूंगा। ये सब चीजें तुम्हारे ट्रायल बैलेंस पढ़ाते वक्त मैंने कराया हुआ है, कवर याद करो। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको मशीनरी को लगता है खर्चा, जो भी खर्चा है, चाहे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर दो, चाहे बिजली दो, कोई भी दो, उसको खर्चा आ गया, उसको आप नाम दोगे मोटिव पावर। सिंपल। अब एग्जांपल, सपोज ये एक फैक्ट्री है। अरे ट्यूशन क्लास फैक्ट्री है ना, पता नहीं तुमको? अबे यहाँ गधे, घोड़े, इंसान, 3 तरीके के मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। हाँ, बराबर कि नहीं? हाँ बेटा, मैं तो बना रहा हूं, कारीगर हूं, कारीगर। हाँ ध्यान दो बच्चे लोग, आपस में चर्चा का विषय मत करो। मेरे को पता है यहाँ पे कुछ बच्चे गधे बन चुके हैं, घोड़े भी बन चुके हैं, और इंसान भी थोड़ी क्राइटेरिया में आ चुके हैं। लेकिन जो गधे हैं उनको घोड़े बनाकर इंसान बनाना है। ठीक है? क्लियर? ध्यान दो इधर। हाँ, और बीच में एक क्राइटेरिया और है, कच्चर बोलते हैं। ठीक है? तो इंसानों की तुलना गधे और घोड़े से कर रहा है, नालायक। हाँ, अरे सुनो, हाँ अब सुनो, अब सपोज वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर 2 बिल होंगे, 2 मीटर होंगे। 1 मीटर में, अबे सपोज करो ना। हाँ, अब सपोज, अब देखो, सपोज वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर 2 मीटर है। 1 मीटर का लोड पूरा इस मशीनरी को चलाने में है, जो मेन मशीनरी है जिससे प्रोडक्शन हो रहा। क्या हो रहा? हाँ, और 1 मीटर पे पूरी बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। तो जो मीटर का ये मशीनरी चल रही है ना, जो मेन मशीनरी है जिसपे गुड्स बन रहा है हमारा, उसको अपन बोलेंगे, उसका बिजली बिल जो आता है उसको अपन मोटिव पावर बोलेंगे। समझा आपको? क्लियर? और बाकी जो बिल आएगा उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलेंगे। बेटा मैं एग्जाम्पल दिया, अभी मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, रोज कुछ ना कुछ। आप देखो मूवमेंट चल रही है हमारी। ठीक है? डन? ओके, नेक्स्ट है फ्यूल पावर एंड लाइटिंग। सॉरी,
देखो एक फैक्ट्री के अंदर 2 मीटर देखे तूने, एक मशीनरी का लोड रहा, दूसरा भी डायरेक्ट है, दूसरा भी डायरेक्ट है। हाँ, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डायरेक्ट है। पूछो क्यों, बता रहा हूं। 1 मिनट सुनो, इधर ध्यान दो। अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो वो भी डायरेक्ट ही है। पूछो क्यों, सुनो सिंपल बात है। अब बाकी काम बिना किए हम सिर्फ मशीन चलाएंगे क्या? अब तुम बताओ, लाइटिंग नहीं रहेंगी तो कारीगर बोलेंगे माल कहां से बनाऊं भाऊ, वो माल गलाऊं कहां से? जैसे एग्जाम्पल, अभी मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है, पुंगली की। अब पुंगली की फैक्ट्री के अंदर पहले मैदे को ऐसे छानना पड़ता, फिर गलाना पड़ता पानी डाल के वगैरह वगैरह, तो वो क्या अंधेरे में होगा क्या? उसके लिए भी बिल लगता ना। और यहाँ भला कभी मशीनरी को चलाने के लिए फैन लगता, फैन, कभी हीटर लगता, हीटर, तो वो जो है वो अदर मीटर पे चलता है। तो वो जो मीटर यूज हो रहा है वो भी तो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को, गुड्स को बनाने के दौरान लग रहा ना, तो दोनों में डायरेक्ट है। सुनो, फैक्ट्री लाइटिंग बोलो या फैक्ट्री मोटिव पावर बोलो, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? क्योंकि दोनों को हाँ, क्योंकि हम देखो, सुनो ये गुड क्वेश्चन, 2 अलग अलग मीटर क्यों लेते हैं? सुनो उसका रीजन क्या है, सुनो। देखो क्या होता है, मोटिव पावर को हम कम नहीं कर सकते। अगर आपने इसको कम कर दिया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो लगना है वो लगना ही है, लेकिन जो बाकी बिल है उसको अपन कम ज्यादा, वो फ्लक्चुएट होता है। अब जैसे एग्जांपल, ठंडियों में मेरी गोल्ड फिंगर है, पुंगलियां है, अब पुंगलियों में हीटर लग रहा है, हीटर, गर्मियों में नहीं लग रहा, गर्मियों में नेचुरल है, सूख जा रही पुंगलियां। तो ये सब चीजें जो मैटर करते हैं ना, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएट होता है, इसलिए 2 मीटर अलग अलग नाम से क्लेम होते हैं। समझा? समझा नहीं? हाँ बोलो। हाँ, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल इंडायरेक्ट है जी। हाँ, वो दुकान का होता है, मतलब ठीक है। तो फैक्ट्री नाम आगे क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फ्यूल पावर लाइटिंग क्या होता है, सुनो ध्यान दो। फ्यूल पावर लाइटिंग यानी क्या? सुनो, कुछ क्या होता है, जब भी कोई एरिया के अंदर, सपोज सुनो, कोई एरिया के अंदर अगर बिजली बार बार जाती है तो हमको वहां पे जनरेटर की सुविधा करनी पड़ती है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास मजदूर आ गए तो उनकी दिन की पगार लागू, मैं काम लूं नहीं लूं, और अगर गलती से मेरी बिजली चली गई और यहाँ पे मजदूर आ गए, बोलते भाऊ आज की पगार टाइट, तो बताओ ऐसा होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा, तो वो काम नहीं चाहिए ना बेटा। तो इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जिनको लॉस बेयर नहीं करना है, वो सपोर्ट के लिए जनरेटर्स यूज करते हैं। कि जैसे ही लेबर आए, क्योंकि लेबर के वेजेस चालू हो गए, तो हमको वो जनरेटर, अगर मशीन लाइट बंद भी हो गई तो हमको जनरेटर को चालू करने के लिए फ्यूल लगता रहता। तो फ्यूल जो अपन भर रहे हैं वो खर्चे को अपन डायरेक्ट बोलेंगे, इट इज ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। गॉट इट? कभी अब पावर, अब आप अगर पावर, फ्यूल पावर एक ही होता है, एंड लाइटनिंग। अब अगर लाइटनिंग यानी फैक्ट्री लाइटिंग, अरे आप अगर बिजली बिल आएगा जो बिल फैक्ट्री का, उसको अपन बोलते लाइटनिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग, तो वो भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है तुम्हारा वो? फिर नेक्स्ट है कोल, गैस एंड वाटर। सुनो क्या है, अब कोल, कभी कभार क्या होता है, कोई गुड्स को बनाने के लिए कोल लगता। एग्जांपल दूं, बेकरी। आप देखो बेकरी में जो माल बनता हमारा गुड्स, वो बिना भट्टी के बनता नहीं, और भट्टी के अंदर वो कोयला डालते हैं। आपने कभी रियल वाली बेकरी देखी होगी, बेकरी तो अपने क्लासरूम से थोड़ी छोटी, इतनी बड़ी उनकी भट्टी होती सिर्फ अंदर, वो भट्टी में वो माल डालते हैं। वो डालने के बाद, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ही थी पहले भट्टी, मतलब मैं पुराने घर की बात रहा हूँ। तो अशोक बेकरी थी हमारे यहाँ पे, बहुत फेमस बेकरी थी, ये इसके बाजू में बंद हो गई अभी वो। हाँ, जहाँ देव रहता वहीं में रहता था ना पहले। तो सुनो क्या होता था, तो हम देखे हुए हैं चीजें। तो आप देखो बेकरी के जो आइटम होते हैं, बेकरी के, वो बेकरी के आइटम्स को आप देखो, कोयला लगता कोयला। तो वो जो कोयला है, वो कोयले के बिना मेरा माल बनेगा क्या?
तो दैट्स वाई कोयला एक्सपेंस जो है, अब कोयला फ्री में आएगा क्या, परचेज करके लगाना पड़ता ना, तो जो कोयला एक्सपेंस हुआ वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो, क्योंकि वो गुड्स को बनाने के लगाना। दूसरा था गैस। अब गैस का गैस नहीं लगा, सुनो ध्यान दो। अब कभी कभार कहते हैं कोई आइटम को गुड्स को, अब ये तो यूनिवर्सल आइटम है सब, इन्हें सब टाइप के गुड्स को मिक्स दिए मैंने आपको, ये सबको समझ में आ रहा है कि फास्ट हो रहा है। हाँ, अब कभी कभार कहते हैं कोई गुड्स के आइटम को, कोई गुड्स के आइटम को गैस लगता है। एग्जाम्पल देखो दो, सुनो। अब एग्जाम्पल, अभी सपोज मेरी लेस कंपनी की वो है, लेस कंपनी सपोज मेरी है। अब लेस चिप्स है, चिप्स, अमृत तिलक तुमने बहुत बोला है। बाकी आजकल जो बोले होते हैं वही बम के बोले होते हैं, वो लगता कितना इनोसेंट बॉय, देखो ना। चलो ठीक है, हाँ आ जाओ अदर, इकडे इकडे बगा। हाँ, तो हुआ क्या, सुनो। अब सपोज मेरी ये है, क्या बोलते हैं, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। अब चिप्स बनाने की फैक्ट्री के लिए, अब बताओ चिप्स जो है, चिप्स वो बिना आग के जलेंगे क्या। अब आग मुझे दो चीज से जनरेट करना है, या तो कोयले से, या तो मुझे गैस लगाना पड़ेगा, एलपीजी गैस। तो वो जो गैस मैं लगा रहा हूं, अब बताओ उसके सिवा मेरा माल बनेगा क्या। तो वो जो गैस एक्सपेंस लगा वो फ्री में आएगा क्या, खर्चा करेंगे ना। तो वो जो गैस एक्सपेंस लगा, इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। समझा, क्लियर। एक एक एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। दूसरा आता है वाटर। अब लोग सर वाटर का खर्चा, वो तो नेचुरल है, पानी भगवान की देन है। ऐसा नहीं होता है, सुनो, आपको बता दूं, मेरी बात सुनो। आप जब MIDC में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया में जाओगे ना, तो इंडस्ट्री एरिया के अंदर आपको नेचुरल वाटर लेने का टैक्स लगता है, पानी पट्टा बोलते उसको। आपके घर में म्युनिसिपल टैक्स आती है, उसमें वाटर टैक्स भी इंक्लूड होता है। वो सरकारी नल जो आते हैं, सरकारी नल, उसका आपको टैक्स होता है साल का। और वो टैक्स फर्क होता है कि रेसिडेंशियल टैक्स कम होता है, कमर्शियल टैक्स ज्यादा होता है। यानी इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो आपके पास पानी सप्लाई होता है, बताओ ऐसा कोई गुड्स है क्या जो पानी लगता नहीं, हर गुड्स में पानी लगता है। तो वो जो पानी आपको गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, सरकारी नल जिसको बोलते हैं, वो सरकारी नल का आपको गवर्नमेंट को ईयरली चार्जेस पे करना पड़ता है फैक्ट्री के अंदर। वो फैक्ट्री एक्सपेंस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ, उसको बोलते हैं वाटर एक्सपेंस या वाटर टैक्स, एंड दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या वो तुम्हारा वो। अब तुम लोग सर मेरे को नहीं चाहिए सरकारी नल, चलो मैं तो अपनी बोरिंग कराऊंगा खुद की, और पानी अपनी बोरिंग से निकालूंगा। तो आपको आदू घर में बोरिंग करो बिना पता सरकार को। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री एरिया के अंदर बोरिंग की है अगर, तो गवर्नमेंट उसका भी टैक्स वसूलती है आपसे। क्यों, पूछो क्यों। क्योंकि आप देश का नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हो और कमा रहे हो, तो कमाई कुछ शाम को तो बोलती गवर्नमेंट। तो इसलिए आप चाहे सरकारी लाइन लो, चाहे बोरिंग खुदवाओ, अगर इंडस्ट्री एरिया के अंदर MIDC में आपने अगर किया, तो आपको पानी पट्टा देना ही, एंड दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ए बॉस स्लो हो रहा है यार, ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन से थोड़ा फास्ट चलेंगे, ओके।